आप सुन रहे हैं एक तवायफ का खत जिसे लिखा है किशन चंदर ने। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूं कि आज तक आपने मेरी और इस किमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूं कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर मैं क्या करूं, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद है कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही है। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, एक गिरी हुई औरत आपको इस बेबाकी से खत लिख रही है। मैं सच्चे दिल से माफी चाहती हूं अगर मेरे खत से कोई फिक्रा आपको नागवार गुजरे। इसे मेरी मजबूरी समझिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूं। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी जिंदगी की तारीख से आगाह नहीं कराना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवायफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूं। मैं आपके दर्दमंदों को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसानाए मोहब्बत नहीं गढ़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको तवायफियत के असरार और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूं जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बंबई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बंबई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूं वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड के उस पार लिमिंगटन रोड और ओपरा हाउस और चौपाटी, मेरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहां बंबई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में उस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि इस बाजार का दोनों अमीर और गरीब बराबर फायदा उठा सके। गो फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज्यादा करीब है, क्योंकि गरीबी में और तवायफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाजार बहुत खूबसूरत नहीं है, यहाँ बसने वाले भी खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शबो रोज जारी रहती है। दुनिया भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शुहदे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक इसकी गलियों गलियों का तवाफ करती नजर आती है। लंगड़े, लूले, ओबाश, मदकूक, तमाशबीन, सिफिलिस और घनोरिया के मारे हुए काने, गंजे, कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सीले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयलों के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, सिनेमा की तस्वीरों की गली सड़ी किताबें बेचने वाले, कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीनी हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोट कसकर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहां क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालबार हिल पर कायम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे, जिन्ना साहब आपसे जिस कदर अकीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान ना कर सकूंगी।
खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ आप हैं। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है वो। फारस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहां मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरबी सिरे पर जहां चीनी हज्जाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप अक्लमंद हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूंगी, वहां पर मेरी दुकान है और वहां पर मैं उस तरह व्यापार करती हूं जिस तरह बनिया, सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में ग्राहक को खुश रखने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं है। ये दुकान अच्छी जगह पर वाकई नहीं है। यहाँ रात तो कुजा, दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पीकर क्या करते हैं, जहां भर की गालियां बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुराजनी होती है। दो एक खून दूसरे तीसरे रोज होते रहते हैं। गर्ज ये कि हर वक्त जान खतरे में रहती है। और फिर मैं कोई बहुत अच्छी तवायफ नहीं हूं कि मलाबार हिल जाके रहूं या वर्ली पर समुंदर के किनारे कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवायफ हूं और मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूं। लेकिन अब इस 10 साल से इसी शहर बंबई में, इसी फारस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूं और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपए मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फिजा बेहद बदबूदार है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिश ज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपए तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है। यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुस्ल खाने और सोने का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ चूल्हा हंडिया और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग। उसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक हैं। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से खलाई नहीं कराई, न वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गांव तकिए से सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूं दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा ये खत भी ना पहुंचेगा। फिर भी मजबूर हूं ये खत लिख के रहूंगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कयास कर रहे होंगे कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था,
और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए के एवज खरीदा था। ये मुसलमान दलाल इस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मिडिल क्लास घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू किया, उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक लोगों का हुजूम देखा। ये लोग हथियार बंद थे और घरों को आग लगा रहे थे, और लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी मां को दम तोड़ते हुए देखा। वहशी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काटकर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक मां, कोई मां, हिंदू मां या मुसलमान मां, ईसाई मां या यहूदी मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इंसानों की जिंदगी में, कायनात की वुसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था? किस जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी थी? मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूं कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाम भी नहीं था। वो एक ऐसी शकावत, बेरहमी, बुजदिली और शैतानियत थी जो तारीकी के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी, और उससे पहले वाले दिल्ली वाले मुसलमान के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से प्यार करती। लेकिन इस नाजुक सी कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बूढ़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायदे आजम साहिब, शायद अगर आप उसे देख सके तो उसका अंदाजा कर सके, उस बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सके। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है। जो उसे मिटाता है, उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहां रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां।
बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली किसान था, गरीब पठान, लेकिन गैरतमंद पठान जो सदियों से खेमकरन में आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हलमो आश्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाजा पंडित जी आपको इस समझ से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रंजीत सिंह ने अनाने हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान न दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लबवा करने की हिम्मत न होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी हैं और फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गड्ढमड्ढ होकर इस तरह पड़ी है कि उसकी परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मारवाड़ी, घनी मूंछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले चोर बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहिब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसने नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इंकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस की ही तो है वो अनपढ़ बतूल। वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपए में खरीद लिया। इससे पहले वो कहां थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए और इंसानी बर्बरियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरख्शा, मरजाना, सूजन, बेगम, एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की औरतों को नापाक किया, जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म से और इज्जत से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था। उन तमाम बहनों और माओं के साथ जिना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी, अपनी रवादारी तबाह कर दी, अपनी अजमत मिटा डाली। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है, अशोक के कुतबे सुना सकता है, एलोरा की मूर्तियों के गुण गा सकता है? बतूल के बेबस भिजे हुए होठों, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें उस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस सड़ी हुई लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब कुछ मुझे ना कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने ना कही हों, ना सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि शायद थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आजादी आ गई है। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और शायद
एक तवायफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का यह हक जरूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहां रहती हैं, जो चीनी हज्जाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल को यह धंधा पसंद नहीं है। मैंने उन्हें खरीदा है, मैं चाहूं तो उनसे काम ले सकती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं मैं ये काम नहीं करूंगी। और जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है, मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे गाहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कुछ कहने लगती हैं। मुझे उन निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूं। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूं कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहिब, मैं चाहती हूं कि आप बेला को अपनी दुख्तरे नेक अख्तर समझें। जरा एक दफा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखिए और उन लाखों रूहों का नौहा सुनिए। हे नौहा जो नवाखली से रावलपिंडी तक और भरतपुर से बंबई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज सुनाई नहीं देती? ये आवाज सुनेंगे आप? आपकी मुखलिस, फारस रोड की एक तवायफ। शुक्रिया।